Okay, previous class we have seen the elastic collision in one dimension. We have derived the relation for them for the velocities after the collision. And one case we have seen when both the masses are equal, then velocities are interchanged, and we did some of the numerical based on that. Case 2, we can see it, at least one more case, when M1 is very large as compared to M2. So M1 will be very large, M2 will be very small. तो यहाँ पर क्या आएगा? V1 velocity, its velocity after the collision will be V1. तो M2 is very small, तो M2 neglect हो जाएंगे यहाँ पर M1 के कंपैरिजन में. यहाँ पर M1 बचेगा U1 as it is, और M2 is very small, it will be tending towards 0. and suppose ये 10 ग्राम है तो 0.01 kg, और ये 10,000 है, so it will be like this. It will be 0.00001 like this. ये टर्म पूरा छूट जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा. So V1 will be U1. It means it will continue to move with the same. It will continue to move with the same velocity. जितनी पहले थी U1, इसको टकराने के बाद फिर भी वही रहेगी. Why? Because it is very heavy. This will not be able to change its speed or velocity. तो ये बाद में भी कंटिन्यू करेगा उसी स्पीड से. बट इसका क्या होगा? M2 का देखो, M2 मीन्स V2, इसकी वेलोसिटी V2 में क्या आएगा? इसमें भी M2 नेग्लेक्ट हो जाएंगे, मास M इज वेरी नेग्लिजिबल. यहाँ पर -M/M1 और ये U2, और यहाँ पर ये M2 नेग्लेक्ट हो गया तो ये 2M1/M1, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो ये -U2 बचेगा, ये 2U1. तो ये हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2U1. इसकी जो वेलोसिटी है उसका डबल मिलेगा, माइनस इसकी खुद की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो माइनस हो जाएगी. अगर ये इनिशियली रेस्ट पर है तो इसकी डबल स्पीड से भागेगा. ये जैसे ये टकराएगा, इट विल रन विद द डबल स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉडी इनिशियल. ये ऐसे केसेस 3 भी बना सकते हैं. इसको बहुत हैवी ले लो, इसको स्मॉल ले लो, M1 नेग्लेक्ट हो जाएगा, M2 रिटेन होगा. ऐसे ही कुछ रिजल्ट आ सकता है उसमें. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन. कुछ और न्यूमेरिकल है नहीं. विल सी दिस क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन देखेंगे थोड़े. 7th क्वेश्चन, state if each of the following statement is true or false. Give reasons for your answer. In elastic collision of two bodies, momentum and energy of each body is conserved. True or false? बोलो, ये ट्रू है. मोमेंटम कंजर्व रहता है ईच बॉडी का. ओके, आर यू देयर? तुम लोग हो लाइन पर? यस यस. पहले हम टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम के बारे में पीछे पढ़ लेते थोड़ा. मैंने होमवर्क में दिया था टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तुम लोगों ने पढ़ा? conservation, the principle of conservation of energy. So what does this tell? Total energy of isolated system, मतलब वो एक सिस्टम है, सपोज 2 पार्टिकल है, किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आइसोलेटेड. ना तो कहीं से उनको एनर्जी मिल सकती है या फोर्स मिल सकता है कहीं से, न वो दे सकते हैं. तो इन दैट केस total energy of the isolated system doesn't change. Energy may be transferred from one form to other form, but total energy of isolated system remains constant. Energy can neither be created nor be destroyed. Since the universe as a whole may be viewed as an isolated system,
the total energy of the universe is constant. If one part of the universe loses energy, other part must gain an equal amount of energy. यूनिवर्स को पूरा सिस्टम मान लेंगे तो फिर कहीं पे एनर्जी लॉस हो रही, कहीं पे गेन हो रही, टोटल एनर्जी जितनी है उतनी रहेगी। बट किसी दो पार्टिकल को सिस्टम माना तो उसको फिर उतने ही सिस्टम रहेगा, फिर उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं हो रहे वो, है ना। न तो एनर्जी दे सकते हैं उनको बाहर से, न बाहर ले सकते हैं, तो एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, जितनी है उतनी रहेगी। ठीक है, तो वापस आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो हमने पीछे क्या पढ़ा था, मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट, ईच पार्टिकल का नहीं पढ़ा था, दिस इज फॉल्स। एक पार्टिकल से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है ना, सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, आइसोलेटेड सिस्टम की कंजर्व रहती है, तो ये भी फॉल्स है। उस सिस्टम को कहीं से मिल गई तो कंजर्व कहाँ रहेगी, आइसोलेट करना पड़ेगा उसको। वर्क डन इन द मोशन ऑफ द बॉडी ओवर द क्लोज्ड लूप जीरो फॉर एवरी फोर्स, नो। नॉन कंजर्वेटिव के लिए जीरो होता है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए जीरो नहीं होगा, तो सी इज फॉल्स। डी बोलो। Not for each particle, but for system. डी का क्या होगा, in an elastic collision the final kinetic energy is always less than the inelastic collision में less than the initial kinetic energy of the system. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करती है ना। जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं, यहाँ पे बैठे, बॉक्स रखा है, तो हम बोलेंगे इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। बाहर से कोई देख रहा है तो बोलेंगे नहीं ये तो जा रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी है। तो सिस्टम ऑफ फ्रेम पे ऊपर डिपेंड करेगा, बढ़ेगी या घटेगी। सपोज ये पार्टिकल है ए, ये बी है, रेस्ट पर है ये, और ये यू से चल रहा है, और तुम गाड़ी में एक ट्रॉली में बैठे हो, तुम भी यू से चल रहे हो। तुम बोलोगे ये, और ये भी यू से चल रहा है, चलो तुम बोलोगे ये भी रेस्ट पर, ये भी रेस्ट पर है ना। तुम जब देखोगे, है ना, दो ट्रेनें चल रही है, एक यहाँ और एक यहाँ, तीनों 3 ट्रैक है समझो ना। तो और तुम बोलोगे ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। सपोज ये यहाँ पे नहीं, आगे है, इसने आके इसको हिट किया, है ना, ये चल पड़ेगी नहीं उस, सॉरी, तो उस अपोजिट, एक मिनट ऐसे देख लो कि इस केवल हम एक पार्ट सिस्टम, हाँ, तो इसमें फ्रेम ऑफ डिफरेंस में देखो, सपोज हम ऐसे देख रहे हैं कि ये इसकी थोड़ी सी इसकी सेम है, और इसको उसको रोक के रखो, है ना, तो क्या होगा, तो ये तो
इसकी 0 दिखेगी और ये चलता हुआ दिखेगा, बट जब जब व्हाट इज कॉल्ड, ये इसको आके सपोज इसने इसको हिट किया है ना, तो ये रुक जाएगा, और ये तो चल ही रहा है, तो रुक जाएगा। तो इसको पता लगा कि ये इसके रिस्पेक्ट में पीछे जा रहा है, ये आगे निकल जाएगा, इसके रिस्पेक्ट पीछे चले जाएगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे शुरू में 0 लग रहा है, बट इसको टकराने के बाद ये रुक जाएगा, तो ऐसे लगेगा ये तो आगे निकल गया, इसको लगेगा ये पीछे जा रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लगेगा बढ़ गई इसकी, है ना, पहले 0 थी बाद में बढ़ गई। तो आंसर होगा डिफरेंट फ्रेम, इट डिपेंड्स अपॉन द, ओके यहाँ पे लिख रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ग्राउंड से हम बोल सकते हैं यस, बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा तो हम कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते क्या बढ़े की घटी की क्या हुआ। इट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे बोल सकते थे कि ये और ये इसकी ये u है और ये थोड़ी सी ज्यादा है, u प्लस 0.001, और इसकी ये ऑब्जर्वर है u से, जब ये आके इसमें कोलाइड हो जाएंगे ना, इसमें ऑलमोस्ट 0 नेग्लिजिबल स्पीड रहेगी इसके टर्म में, तो बहुत कम काइनेटिक एनर्जी, इसने कोलाइड किया के फिर इनकी स्पीड ज्यादा चेंज होगी, है ना, इसके रिस्पेक्ट में। फिर तुम काउंट करोगे कि अरे इनकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गई, पहले तो बहुत कम थी इसके रिस्पेक्ट में, बिकॉज दे वर मूविंग वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। बाद में उनकी स्पीड चेंज हो गई, कोलिजन से लॉस हो गई, तो ज्यादा चेंज हो गई, तो इसके रिस्पेक्ट में वो एक की स्पीड बढ़ सकती है, एक की कम हो सकती है, मतलब चेंज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मे गो अप with respect to observer which is moving with the speed u, and other two particles were also moving very close to you. दोनों कोलाइड होने के बाद सिंगल बॉडी बन जाए तब तो उनकी स्पीड करीब करीब आधी रह जाती है, u/2 रह जाती है, आइडेंटिकल है तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी वाज वेरी स्मॉल, अभी उनकी जो स्पीड u/2 हो गई, पहले 0 दिख रहा था इस ट्रॉली वाले को, 0 दिख रहा था, अभी u/2 दिखेगा, तो इट हैज गॉन अप ड्रास्टिकली, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। तो इसमें ये लिखेंगे यस, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर ग्राउंड से देख रहे हैं तब ये सही हो जाएगा, मूविंग फ्रेम से देखेंगे तब ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑल राइट, आर यू देयर? तुम लोग हो लाइन पर? यस सर। यस। ऐसे ये भी क्वेश्चन है दूसरा, इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड्स बॉल द टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ द बॉल्स, दैट इज व्हेन दे आर इन कांटेक्ट। उस समय क्या होता है? उस समय आंसर इज नो, जब दोनों जब कांटेक्ट में होती ना तो ये कॉम्प्रेस हो जाती है, यहाँ पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, पता है? उस समय काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है ड्यू टू कॉम्प्रेशन। किसमें कन्वर्ट हो जाती? पोटेंशियल एनर्जी में। बाद में वापस फिर से इलोंगेट हो जाती है, वो फिर से वापस उनकी स्पीड बढ़ जाती है, तो फिर से वापस काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है उनको। तो ड्यूरिंग कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, कुछ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थोड़ी देर के लिए, वापस फिर से गेन हो जाती, वो फिर से काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। कोलिजन से पहले कंजर्व रहेगी, बाद में रहेगी। इलास्टिक कोलिजन में हमने लिखा था एनर्जी कंजर्व रहती, बट हमने ऐसा नहीं लिखा था कि वहां पर ड्यूरिंग कोलिजन फॉर टाइम बीइंग इट मे नॉट बी कंजर्व, एज ए होल इन जनरल इट इज कंजर्व ड्यूरिंग कोलिजन फॉर ब्रीफ मोमेंट इट मे नॉट बी। एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है थोड़ी देर के लिए, कॉम्प्रेस हो जाती है वो। अगर उनका स्लो मोशन में तुम देखो
बिलियर्ड बॉल्स है या कोई टेनिस बॉल वगैरह है, जो कंप्रेस हो जाती है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना। दूसरा क्या है, इज द लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड? यस, इन सभी केसेस में कंजर्व रहता है वो, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। कोलिजन होना, आइसोलेटेड होना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए, इलास्टिक कोलिजन। टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ द इलास्टिक कोलिजन। यस, कोलिजन में कोई भी कोलिजन हो, इलास्टिक हो कि इनइलास्टिक हो, दोनों में मोमेंटम कंजर्व रहता है। थर्ड पार्ट में क्या बोला, व्हाट इज द आंसर इन ए एंड बी फॉर इनइलास्टिक कोलिजन? इनइलास्टिक में तो एनर्जी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी रहती नहीं, बाद में भी नहीं रहती, मोमेंटम कंजर्व रहता है। हेलो, हल्की फुल्की Yes. वाला What is this? चित्र बता के कर देते हैं Sanket, लगा टोस्ट Sanket, Romanite. Sanket. What is this? You are not paying attention in the class. Hmm? Okay. तो ए एंड बी में इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहती नहीं है ना, और बी में व्हाट आर द आंसर्स ए एंड बी फॉर इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? तो आंसर विल बी यहाँ पे नो इसमें, और इसमें यस है ना। तो सी में नो एंड यस। डी में क्या बोल रहे हैं? If the potential energy of two billiard ball depend only on the separation distance, if the potential energy of two billiard ball depends only on the separation distance between their centers, is the collision elastic or inelastic? तो ये सेपरेशन डिस्टेंस जो ये होते हैं ना, ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, इनके सेपरेशन डिस्टेंस पर। डिस्टेंस अगर कम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जो है, मतलब डिस्टेंस बढ़ा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, कम हुआ तो कम, बट पोटेंशियल एनर्जी में माइनस आता है, पता तुम्हें, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर ऐसा होता है, पोटेंशियल एनर्जी एक्स पर डिपेंड करती है, एक मिनट इसको हटा दो, पोटेंशियल एनर्जी अगर एक्स पर डिपेंड करती है ना, एक मिनट, पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, बाद में वापस गेन भी हो जाती है। डिस्टेंस कम हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, फिर वापस रीगेन हो जाती है, फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह की कोलिजन को क्या बोलेंगे? इलास्टिक कोलिजन। तो यस, कौन सा कोलिजन होगा? इलास्टिक होगा। वापस रीगेन हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी पहले डिस्टेंस घटने से, दे विल कंजर्व द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वापस मिल जाती है। ये 6.8 था, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट कभी काम आ सकता है ये। देखो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सिंबल ही रहता है, न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट क्या कर दिया था, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दो पार्टिकल जा रहे थे ऐसे से, पहले अप्रोच होते, बाद में सेपरेट हो जाते, कोलिजन के बाद दूर दूर चले जाते, तो सेपरेशन की वेलोसिटी v2 माइनस v1 रहती, अप्रोच की वेलोसिटी u1 माइनस u2 रहती। ऊपर वाला जो डायग्राम है, u1 फास्ट चल के आता u2 की तरफ,
अप्रोच वेलोसिटी u1 माइनस u2, कोलिजन के बाद सेकंड बॉडी फास्ट चली जाती है v2 से फर्स्ट बॉडी v1 से, तो सेपरेशन वेलोसिटी इज v2 माइनस v1, अप्रोच वेलोसिटी इज u1 माइनस v2। ये जो हमने वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन किया था वहां भी मिला था ऐसा रिलेशन, तो वहां पे E1 होता है, इलास्टिक कोलिजन में E1 होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E is equal to 1 for elastic collision, E is greater than or equal to 0 or less than 1 for inelastic collision। इक्वल टू 0 किसके लिए आएगा? परफेक्टली इन इनलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होगा? v1 is equal to v2 आ जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा ऊपर वाला, E will be 0। और इसमें क्या होता है, जितनी वेलोसिटी से अप्रोच करते हैं उतनी वेलोसिटी से सेपरेट हो जाते हैं, लॉस तो होता नहीं, इसलिए इसमें 1 आ जाता है इलास्टिक। इसमें थोड़ा लॉस हो जाता है तो E विल बी समवेयर ऐसे 0.6 या 0.7, कितना लॉस हो रहा है उतनी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, ज्यादा लॉस हुआ तो कम हो जाएगी, E की वैल्यू कम आएगी, कोई लॉस हुआ नहीं हुआ तो E की वैल्यू ज्यादा आएगी। मैक्सिमम कितनी आ सकती है? 1। तो E 0 से 0 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। क्लियर? तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सपोज ये एक फिक्स सरफेस है, ग्राउंड है, सपोज ये यहाँ पर कोई बॉल आई, उसने v1 से हिट किया, v2 से बाउंस बैक किया, तो अप्रोचिंग वेलोसिटी तो उसकी देखो क्या होगी, देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सेपरेट कितने से हो रही? v2 से। आ कितने से रही? v1 से, तो v2 विल बी e टाइम्स ऑफ v1। जो बाउंसिंग बैक होगी वो e पर डिपेंड करेगी। E अगर 1 है, इलास्टिक कोलिजन है, तो सेम स्पीड से बाउंस बैक करेगी, अदरवाइज रिड्यूस स्पीड से बाउंस बैक करेगी। सपोज E 0.5 है तो 50% उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो E जो इलास्टिक कोलिजन एंड स्मूथ सरफेस से कुछ लेना देना नहीं है, हो सकता है ये पूरी स्मूथ सरफेस हो बट इलास्टिक ना हो, स्मूथ सरफेस में भी इलास्टिक, मे नॉट बी इलास्टिक, ऐसा बोल नहीं सकते है ना। और जब स्लाइडिंग होती तब लॉस होता है, स्लाइडिंग से फ्रिक्शन में लॉस होता है, कोलिजन से उसकी इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है भाई वो सरफेसेस जो है कितनी इलास्टिक है या कितनी नॉन इलास्टिक है। जैसे सैंड है, सैंड तो बिल्कुल नॉन इलास्टिक है, तुमने बॉल मारी वहीं पर रुक गई, बाउंस बैक ही नहीं हुई, सैंड इज इन इलास्टिक। बट अगर कुछ बहुत हार्ड सरफेस है तो इलास्टिक, ज्यादा इलास्टिक होगी, कम लॉस होगा उसमें। गॉट इट? तो मेरा क्वेश्चन ये इसी पे बेस है, देखो व्हाट विल बी द वेलोसिटी और स्पीड, व्हाट विल बी द स्पीड आफ्टर nth collision, what will be the speed after nth collision। देखो फर्स्ट कोलिजन में कितनी स्पीड हो रही? v2 will be e times of v1, है ना, फर्स्ट कोलिजन में v2, सेकंड कोलिजन में v3 will be e times of v2। v2 की वैल्यू पुट कर दो, या फिर ऐसे ले लो, चलो थोड़ा सा नंबरिंग प्रॉपर कर लेते। देखो ये ऐसे सरफेस है, v से हिट किया उसने, v1 से बाउंस बैक किया, यहाँ भी चेंज कर देते हैं, v से हिट करा रहा है, v1 से बाउंस बैक करा रहा है, v से हिट करा रहा है, v1 से बाउंस बैक, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो तुम्हारी v हो गई, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 हो गई, है ना।
नंबरिंग बराबर आ जाएगी फिर, है ना। तो V1 विल बी E टाइम्स ऑफ P। तो फर्स्ट कोलिजन में क्या होगा, V1 मिलेगा हमें, E टाइम्स ऑफ V। सेकंड कोलिजन में V2 मिल जाएगा, E टाइम्स ऑफ V1। फिर से वापस आएगी ना वो, V1 से हिट करेगी तो V2 से बाउंस बैक करेगी। तो V1 की वैल्यू पुट कर दो EV, ये E स्क्वायर V हो गई। थर्ड कोलिजन में कितना होगा, E क्यूब V। E cube V. nth कोलिजन में Vn will be E to the power n times of V। अगर E1 है, इलास्टिक कोलिजन में E1 है, तो nth कोलिजन के बाद भी उतनी स्पीड से बाउंस बैक होगी जितनी स्पीड से हिट करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम नहीं होगी वो। इलास्टिक कोलिजन में इनफाइनाइट टाइम तक वो बाउंस बैक होती जाएगी। थर्ड कोलिजन के बाद बोलेंगे, सपोज मैं बोलूं E की वैल्यू 1/3 है, थर्ड कोलिजन के बाद निकालो 3 इज इक्वल टू 1/3 की पावर थर्ड कोलिजन, एंड 3 हो जाएगा, तो 1/9 टाइम्स रह जाएगी थर्ड कोलिजन के बाद। इतने से तुम्हें थोड़ा बहुत ये याद रखना पड़ेगा, पर्टिकुलरली दोज हु आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, सपोज वो एच हाइट से हमने ड्रॉप किया, उसको कितनी हाइट से ड्रॉप किया, एच हाइट से। तो फर्स्ट कोलिजन में कितनी हाइट पे जाएगी वो, H1 पर जाएगी। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज E। तो ये कैसे निकालेंगे, if object is released from the height h, कितनी हाइट से, h से, what will be the height after nth collision। सेकंड कोलिजन में बोलो कितनी होगी, फर्स्ट कोलिजन में कैसे निकालेंगे, V1 is E टाइम्स ऑफ V। तो V1 कितना होगा, √2GH1 हो जाएगा, और ये कितना होगा, √2GH। हाइट h से गिरा रहे हैं ना, तो वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, √2GH से। वो कितनी हाइट तक जाएगा, √2GH1। वही ये वाला फार्मूला, V स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH वाले फार्मूला, काइनेमेटिक इक्वेशन से। तो स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा H1 इज E स्क्वायर टाइम्स ऑफ H। सेकेंड कोलिजन में क्या होगा, आफ्टर सेकेंड कोलिजन H2 विल बी E स्क्वायर टाइम्स ऑफ H1। H1 की वैल्यू पुट कर दो, तो E टू द पावर 4 हो गया, 2 into 2H। थर्ड कोलिजन में 6. E E to the स्क्वायर power टाइम्स ऑफ 6. H2, तो E टू द पावर 6H हो जाएगा। E टू द पावर 6H को क्या लिख सकते हैं, E स्क्वायर इंटू 3। nth कोलिजन में E to the power 2n H. 2n H। तो ऐसे इसमें 2n आया, वेलोसिटी में n आया, ये डिफरेंस है, देखो ना। h के टर्म्स में 2n, बिकॉज स्क्वायर करना पड़ रहा है ना यहाँ पर, इसलिए E स्क्वायर हो रहा है। वेलोसिटी में स्क्वायर नहीं करना पड़ रहा, तो इसलिए E टू द पावर n रह रहा है, ठीक है। क्लियर, Yes, sir. ये Yes, थोड़ा सा sir. एक्स्ट्रा काम आ सकता है तुम लोगों को, क्लास में कराया गया। No, sir. सम ऑफ द स्कूल दे टीच, सम ऑफ देम। एनसीईआरटी बुक में नहीं है तो जनरली छोड़ देते हैं, तो एक्स्ट्रा में लिख लो उसको, है ना। ये देखो, ये है एनसीईआरटी बुक में, ये एक उन्होंने एक एग्जांपल उन्होंने ये कराया, उसमें शॉर्ट एग्जांपल है शायद।
find the loss of kinetic energy in perfectly inelastic one dimension collision. तो कितनी kinetic energy लॉस हो जाएगी वो निकालना है. तो देखो v द कॉमन वेलोसिटी, कोलिजन के बाद परफेक्टली इनलास्टिक में क्या होता है, दोनों एक साथ चलती हैं ज्वाइन होके. तो लेट v द कॉमन वेलोसिटी. इनिशियल तो u1 u2 ली है हमने, तो p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल. यहाँ से हमने m1 u1 प्लस m2 u2 ये इनिशियल हो गई, फाइनल ये हो गई, दोनों कंबाइन जा रही, तो एक साथ हमने लिख दिया उसको. यहाँ से v मिल गया, ऐसा न्यूमेरिकल भी किया था हमने शायद पहले. तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी k इनिशियल माइनस k फाइनल. तो इनिशियल दोनों बॉडीज की ये है, फाइनल दोनों बॉडीज की ये है. अभी ये v की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे. फाइनल में v से जा रही है दोनों, तो v हमने निकाला है, लेकिन ये v यहाँ पे पुट कर देंगे. स्क्वायर करके सॉल्व करना है. अभी देखो सॉल्विंग जो है थोड़ा सा, एक तो ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, इसका एक्सपेंशन कर दो ये, फिर अंदर अंदर यहाँ एलसीएम ले लो, कुछ कॉमन आएगा तो नहीं कॉमन, इसको बाहर, इसको अगर हमने कॉमन एलसीएम लिया पहले तो इधर इधर मल्टीप्लाई करके बाहर टर्म निकाल लिया ये. अब इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं ना, अभी देखो सिंप्लीफिकेशन जो है थोड़ा सा तुम्हें खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गए, पहले m1 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये स्क्वायर हो गया, यहाँ पे m1 m2 आ गया, फिर m2 को इससे मल्टीप्लाई किया, m1 m2 वाला टर्म आ गया, और ये m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर आ गया. ये एज इट इज. इसमें कुछ तो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे तुम्हारे, है ना. m1 u1 स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ से देखो ये कैंसिल हो रहा है. m2 u2 स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यस यहाँ से देखो ये u2 था ना. और बच क्या रहे, देखो ये वाले टर्म बच रहे हैं ना, ये वाला और लास्ट वाला ये, है ना. तो ये किसका स्क्वायर है, देखो इसमें से m1 m2 तीनों में से कॉमन ले लिया बाहर, तो बचेगा क्या, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2u1 u2. ये इसका एक्सपेंशन है u1 माइनस u2 का. तो ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एनसीईआरटी बुक में ऐसे पूछा गया. ठीक है, उसमें उन्होंने u2 को 0 लिया हुआ है, तो u2 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो u1 स्क्वायर आ जाएगा बस, बाकी ये तो रहेंगे. और दोनों बॉडी अगर अपोजिट आ रही है तो ये u1 ये माइनस u2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा ना, और फिर जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ये प्लस हो जाता है. फिर मैंने सॉल्व करके देखा था, बट वो नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे तुम्हारे लिए, जस्ट आई सॉल्व इट एंड चेक इट. ये पूरा वैसे ही सॉल्व किया, यहाँ पे प्लस आता है ये, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा लॉस हो रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा लॉस हो रहा है, प्लस आ गया बीच में. ऑलराइट, so this can be asked. ये कराया गया होगा तुम लोग को. Which chapter is going on in your schools? बोलो. 7th. अच्छा, ग्रेविटेशन वाला Yes, sir. नहीं, ग्रेविटेशन चल रहा है, आगे चल रहे हैं, नहीं. वो चल रहा है रोटेशनल मोशन. System of particles and rotation. अच्छा वो ओके, वो फर्स्ट चैप्टर हम लोग काउंट कर रहे हैं ना, इंट्रोडक्शन वाला. अच्छा ओके, हम लोग भी नेक्स्ट क्लास में शुरू कर देंगे. इलास्टिक sir. कोलिजन इन 2 डायमेंशंस. ओके, आई थिंक ब्रेक होने वाला होगा, ब्रेक के बाद कर लें. ओके, ज्वाइन करें, फिर से ज्वाइन करते हैं. We'll have the break, then we'll see 2 dimension.